नमस्कार। मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, सह आचार्य गृह विज्ञान, एमएस कॉलेज बीकानेर से एमए पूर्वार्ध की छात्राओं के लिए एक विषय लेकर पुनः उपस्थित हूँ। विषय का शीर्षक है मानव विकास की अवस्थाएं एवं विकासात्मक कार्य। शिशु के विकास क्रम का अध्ययन करने पर हमें ये ज्ञात होता है कि प्राणी जैसे जैसे विकसित होता जाता है उसमें नित नई क्रियाओं और व्यवहारों का प्रदर्शन होता है। ये क्रियाएं और व्यवहार उस अवस्था विशेष के विकासात्मक कार्य कहलाते हैं। विकासात्मक कार्य शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन हेविंगहर्स्ट नाम के मनोवैज्ञानिक ने किया था। मनोवैज्ञानिक हेविंगहर्स्ट के अनुसार विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन में निश्चित आयु विशेष में प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से बालक प्रसन्नता का अनुभव करता है तथा विकास की अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में उसे सफलता मिलती है। अर्थात प्रत्येक विकास अवस्था के विकासात्मक कार्य अलग अलग होते हैं। प्रत्येक अवस्था के विकासात्मक कार्य आगे की अवस्था के विकासात्मक कार्यों का आधार होते हैं। यदि कोई व्यक्ति वर्तमान अवस्था के विकासात्मक कार्यों को सीखने में असफल रहता है तो निश्चित ही आगामी अवस्था के विकासात्मक कार्यों को सीखने में भी उसे कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में विकासात्मक कार्यों का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बालक विकास क्रम की प्रत्येक आगे की अवस्था में विकास की ओर अग्रसर होता है और सामाजिक समायोजन स्थापित करता है। विभिन्न अवस्थाओं के विकासात्मक कार्यों पर चर्चा करने से पहले हम यह जानते हैं कि विकासात्मक कार्यों का बालक के या मानव के जीवन में क्या महत्व होता है। इसके लिए मैंने कुछ बिंदु तैयार किए हैं कि विकासात्मक कार्यों का जीवन में क्या महत्व है। पहला बिंदु है मानव विकास के अध्ययन में सहायक। हम जानते हैं कि प्रत्येक विकास अवस्था के विकासात्मक कार्य पर ही आगामी अवस्था के विकास की सफलता निर्भर करती है और जो प्राणी अपने विकास क्रम में पीछे रह जाता है अपने आयु से पीछे माना जाता है। अतः प्रत्येक अवस्था में निर्धारित विकासात्मक क्रियाओं का उत्पन्न होना आवश्यक है और किसी भी अवस्था के विकासात्मक कार्यों के द्वारा ही उस आयु विशेष के विकास क्रम के निश्चित दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, जिससे कि माता पिता, शिक्षकों, समाज सुधारकों, अभिभावकों, मनोवैज्ञानिकों, इन सभी को बालक के शिक्षण में सहायता मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आगामी विकास में सहायक। एक अवस्था के विकासात्मक कार्य दूसरी अवस्था के विकासात्मक कार्यों में सहायक होते हैं। यदि वर्तमान अवस्था के विकासात्मक कार्य आयु के अनुसार नहीं होते हैं तो निश्चित ही आगामी अवस्था के विकासात्मक कार्यों में भी देर या विलंब निश्चित होती है। अतः प्रत्येक अवस्था के विकासात्मक कार्य आगामी अवस्था के विकास के सूचक माने जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है माता पिता के निर्देशन में सहायक। प्रत्येक अवस्था के विकासात्मक कार्यों के द्वारा माता पिता यह जान सकते हैं कि किस आयु विशेष में बालक कौन सी क्रियाएं करेगा और उन क्रियाओं के सफलता के लिए क्या आवश्यक होता है। यह जानकारी प्राप्त कर माता पिता बालकों के विकासात्मक कार्यों की सफलता के लिए उन्हें सभी साधन और सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं जो विकासात्मक कार्यों को सफल बनाने में जरूरी होते हैं। अभिभावकों के द्वारा दी गई साधन सुविधाओं से बालक वे ही व्यवहार सीखते हैं जिनकी उनसे अपेक्षा की जाती है। अगला और अंतिम महत्व का बिंदु है समायोजन में सहायक। विकास क्रम में प्रत्येक प्राणी को नई नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करना पड़ता है जो कि मानव
प्रत्येक नई परिस्थिति में स्वयं को आसानी से समायोजित कर लेते हैं, उनका विकास सुचारू रूप से चलता रहता है। विकासात्मक कार्य आगामी अवस्था के विकासात्मक कार्यों के साथ समायोजन में भी सहायक होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी का भी नई नई परिस्थितियों में समायोजन आसानी से हो पाता है। अब हम चर्चा करेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाएं और विकासात्मक कार्य, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल टास्क। मानव का विकास क्रम कई महत्वपूर्ण अवस्थाओं में होता है, जिसे हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। विकास की इन सभी अवस्थाओं में विकासात्मक कार्य समान नहीं होते हैं, उनमें थोड़ी बहुत भिन्नता अवश्य रहती है। जैसे जैसे बालक आगे विकास की अवस्थाओं में बढ़ता है, प्रत्येक चरण में ये विकासात्मक कार्य जो हैं इनका स्वरूप बदलता जाता है और आगे आने वाली अवस्थाओं में इनमें और भी ज़्यादा परिष्कृति दिखाई देती है। इसकी चर्चा करने के लिए हम विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं को 3 चरणों में विभक्त करते हुए अपनी बात को कहने का प्रयास करेंगे। पहले चरण में शैशवावस्था, बचपन अवस्था और बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्यों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम शैशवावस्था या इन्फेंसी में विकासात्मक कार्य। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है। यह विकास क्रम की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में मुख्य जो विकासात्मक कार्य हैं उनमें सर्वप्रथम है अपरिपक्वता या इमैच्योरिटी। शैशवावस्था में शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से अपरिपक्व होता है, अपने स्वयं के कार्यों के लिए दूसरों पर आश्रित होता है। जन्म के बाद शीघ्रता से वो नए वातावरण समायोजन स्थापित करने के लिए पूर्ण सक्षम नहीं होता है। यह समायोजन की अवस्था है, जबकि उसे परिवार के संरक्षण की आवश्यकता होती है। दूसरे विकासात्मक कार्य के रूप में हम देखेंगे पराश्रितता, अधीनता। अपरिपक्वता के कारण शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ होता है, शक्तिहीन होता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में वह असमर्थ होता है, अतः उसके पालन पोषण देखभाल के लिए वह दूसरों पर पूरी तरह से आश्रित होता है। ये अवस्था पराधीनता की अवस्था है, जबकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर असंतोष और असुरक्षा का भाव भी प्रकट करता है। अगली महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य या विशेषता है संवेगशीलता, इमोशनैलिटी। शिशु संवेगी होता है, किंतु उसके संवेग क्षणिक होते हैं। थोड़ी देर वह सुख का अनुभव करता है, सुखदायी संवेगों को व्यक्त करता है, तो कुछ ही क्षण में वह दुखदायी संवेगों को भी प्रकट करने लगता है। अतः एक थोड़ी देर में हंसता हुआ बालक रोने भी लगता है और रोते हुए बच्चे को उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देने पर वह खुशी का अनुभव भी करने लगता है, अर्थात ये संवेग क्षणिक होते हैं। अगली विशेषता है समायोजन की अवस्था। शैशवावस्था को पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट कहा गया है। इस समय शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण, जहाँ की तापमान, पोषण, वायु की उपयुक्त दशाएं हैं, से निकलकर बाह्य संसार में आता है, जहां उसे वातावरण की अनेक उत्तेजनाओं प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। नवजात शिशु को बाह्य संसार में आने पर 4 प्रकार से समायोजन करना पड़ता है। पहला, पोषण क्रिया के साथ, अर्थात गर्भकालीन अवस्था में शिशु अपना पोषण गर्भनाल से माँ के शरीर से लेता था, किंतु जन्म के बाद अब वह मुंह से स्वयं अपने प्रयासों के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, उसे चूसता है, उसे निगलता है और उसका पाचन अवशोषण भी स्वयं उसके शरीर में ही स्वतंत्र रूप से किया जाता है। दूसरा, श्वसन क्रिया के साथ समायोजन। यद्यपि गर्भकालीन अवस्था में फेफड़ों का विकास हो जाता है, किंतु गर्भ में शिशु स्वतंत्र रूप से सांस नहीं ले पाता है। वह नाभि नाल के द्वारा माँ के रक्त से ऑक्सीजन लेता है, किंतु जन्म के तुरंत बाद नाभि नाल काट दी जाती है और शिशु स्वतंत्र रूप से रोने की क्रिया के द्वारा बाह्य वातावरण से संपर्क स्थापित कर लेता है और स्वयं
अपने शरीर के अंगों श्वास मार्ग के द्वारा श्वास लेना प्रारंभ कर देता है। तीसरे समायोजन की स्थिति है तापक्रम के साथ। गर्भ में शिशु को एक निश्चित तापमान प्राप्त होता है, किंतु जन्म के बाद मौसम के अनुसार उच्च और निम्न तापमान को सहने की शक्ति उसमें विकसित होने लगती। चौथा, उत्सर्जन क्रिया के साथ समायोजन। जन्म से पूर्व शिशु के उत्सर्जी अंग कार्य नहीं करते हैं, किंतु जन्म के बाद मुंह के द्वारा भोजन ग्रहण करने के उपरांत मलमूत्र त्याग की क्रिया भी स्वतंत्र रूप से प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में इस क्रिया पर वह पूर्ण नियंत्रण नहीं कर पाता है। दूसरी अवस्था है बचपन अवस्था, बेबीहुड। दूसरे सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था के अंत तक शिशु कुछ आत्मनिर्भर हो जाता है। अपने स्वयं के कुछ कार्यों जैसे कि खड़ा होना, बैठना, वस्तुओं को पहचानना, वस्तुओं में अंतर करना आदि सीखने लगता है। इस अवस्था की विशेषताएं हैं, सबसे पहला आत्म केंद्रित और स्वप्रेमी। इस आयु में बालक स्वप्रेमी आत्म केंद्रित होता है, अकेले खेलना पसंद करता है, अपने खिलौनों से बहुत स्नेह होता है उसे, और उनके साथ वो अपने आप को काफ़ी समय तक व्यस्त रखता है। मगर यदि उसके खिलौने उससे छीन लिए जाते हैं तो उसे क्रोध का अनुभव भी होता है। दूसरों को अपने खिलौने देने पर भी वह असामान्य व्यवहार करने लगता है। स्वयं के स्वार्थ से वशीभूत होकर ही विभिन्न क्रियाएं करता देखा गया है। दूसरा, आत्मनिर्भरता का विकास। यह अवस्था प्रयास द्वारा सीखने की अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपनी कुछ विशेषताओं को स्वयं करने लगता है। माता पिता को इस समय चाहिए कि वे बच्चों को स्वयं कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें, अभ्यास, प्रशिक्षण और निर्देशन के अवसर दें और उनकी क्रियाओं पर नज़र भी रखें ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। अगली विशेषता है पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति। बचपन अवस्था में बच्चों में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। वो अपने माता पिता और अन्य लोगों के समान क्रियाएं करना, उनके जैसी भाषा को बोलना और उसको दोहराने का प्रयास करता है। पुरस्कार और दंड के भय द्वारा उसमें अच्छे व्यवहार गुणों को विकसित करके अच्छी आदतों का निर्माण भी किया जा सकता है। अगली विशेषता है अनुकरण की प्रवृत्ति। इस आयु में बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। वह अनुकरण के द्वारा, दूसरों की नकल के द्वारा विभिन्न क्रियाओं को जल्दी सीख लेता है। अपने माता पिता और पास पड़ोस के बच्चों और साथियों के जैसा व्यवहार करना भी सीखता है। उस समय उसके सामने अच्छे रोल मॉडल प्रस्तुत करना जरूरी है ताकि वो उनके द्वारा अच्छे गुणों को विकसित कर सके। अगली विशेषता है नैतिकता का अभाव। शैशवावस्था में शिशु को उचित और अनुचित, सही गलत, अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता है। इसका प्रमुख कारण उनमें निर्णय, तर्क और विवेक शक्ति का अभाव है। इस अवस्था में बालकों में प्रयास और भूल के द्वारा नैतिक व्यवहार को विकसित किया जा सकता है। पुरस्कार और दंड के भय द्वारा बच्चों में नैतिक व्यवहार को विकसित करना माता पिता और गुरुजनों का दायित्व होता है। अगली विकास अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था। इसके विकासात्मक कार्य निम्नलिखित हैं। पूर्व बाल्यावस्था तीव्र विकास की अवस्था होती है जिसे 2 से 6 वर्ष का माना गया है। इस अवस्था को पूर्व शालेय अवस्था कहा जाता है, अर्थात पूर्व विद्यालयी अवस्था है। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार बालकों की औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ इस अवस्था में किया जाता है, जबकि बालक को अनौपचारिक वातावरण में, स्वतंत्र वातावरण में खेल पद्धति के द्वारा खेल खेल में ही बहुत कुछ सिखाया जाता है ताकि वह आगे स्कूली जीवन के लिए समायोजन स्थापित करने के लिए तैयार हो जाता है। अगली विशेषता है समूह पूर्व अवस्था।
अर्ली चाइल्डहुड को प्री गैंग एज भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था समूह पूर्व की अवस्था है। इस अवस्था में बालक के सामाजिक व्यवहारों की शुरुआत होती है। वो घर से निकलकर अपने हम उम्र के मित्रों के साथ रहना, खेलना, सामाजिक व्यवहारों को सीखना, अच्छी आदतों को निर्मित करना आदि सीखता है। सहयोग, एकता, मित्रता, सहभागिता, नेतृत्व, अनुशासन स्थापित करना, आत्मनिर्भरता, आज्ञा पालन आदि गुणों को वो इसी अवस्था में सीखता है। अगली विशेषता है जिज्ञासा वृत्ति की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था में बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति चरम सीमा पे होती है। वो जैसे जैसे बाह्य वातावरण के संपर्क में आता है, वो बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, अपने वातावरण में समायोजन करना सीखता है। व्यक्ति और सभी सजीव निर्जीव वस्तुएं जो कि वातावरण में सम्मिलित हैं, उनके बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करता है और ये सभी उसके ज्ञान प्राप्ति का आधार होते हैं। अगली विशेषता है समस्या अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था को समस्या अवस्था या प्रॉब्लम एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है, आत्मनिर्भरता की ओर वह अग्रसर होने लगता है, विभिन्न क्रियाकलापों को स्वतंत्रतापूर्वक करने की चेष्टा करता है और यदि उसमें हस्तक्षेप किया जाता है तो वो उसे पसंद नहीं होता है। इस समय वह अनेक दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाता है और माता पिता के लिए समस्या उत्पन्न करता है। आवश्यकता की पूर्ति न होने पर नकारात्मक व्यवहार, जिद्द, हठ, अवज्ञा, आक्रामकता आदि समस्यात्मक व्यवहार भी प्रदर्शित करता है। अगली विशेषता है स्थिरता और शांति की अवस्था। यद्यपि यह अवस्था समस्या अवस्था है, तथापि नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है, किंतु यह प्रदर्शन केवल उसी समय होता है जबकि उसकी क्रियाओं में हस्तक्षेप किया जाता है। इसके बावजूद भी यह अवस्था स्थिरता और शांति की मानी जाती है। बालक पूर्व शालाओं में समूह मित्रों के बीच रहता है, अनेक वास्तविकताओं का सामना करता है, नए वातावरण में समायोजन स्थापित करता है, समूह के बीच सभी कार्य समूह द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होते हैं। किशोरों की भांति क्रांतिकारी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि अनुशासित जीवन जीना सीखता है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है। अगली अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। इसके विकासात्मक कार्य इस प्रकार हैं। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, जिसमें कि प्रमुख विशेषता है समूह अवस्था। इसे गैंग एज भी कहा जाता है। इस आयु में सामूहिकता की भावना बहुत प्रबल होती है। बालक अधिकांश समय अपने समूह के मित्रों के साथ रहना पसंद करता है। वह घर से बाहर समूह के साथियों के साथ रहकर विभिन्न सामाजिक क्रियाओं को करता है, सामाजिक मान्यताओं आचरणों को सीखता है। समूह में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की क्रियाओं को सीखने की चेष्टा करता है और नैतिक और सामाजिक व्यवहारों को लर्न करता है, सीखता है। इसकी अगली अवस्था है चुस्ती की आयु। इस आयु में बालकों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, साथ ही आत्मनिर्भरता बढ़ती है। अपने बहुत से कार्य वो स्वयं शीघ्रता से संपन्न कर लेता है। बालकों की अधिक क्रियाशीलता के कारण इस आयु को चुस्ती फुर्ती की आयु भी कहा जाता है। अगली विशेषता है आत्मनिर्भरता की अवस्था। इस अवस्था में बालक में आत्मनिर्भरता बढ़ने लगती है। वह अपने शारीरिक क्षमताओं और मानसिक क्षमताओं का जैसे जैसे विकास होता जाता है, वह विभिन्न क्रियाकलापों को स्वयं करने लगता है। विभिन्न हाथ के और पैर के शारीरिक और गत्यात्मक कौशलों को स्वयं ही सीख जाता है और उसमें उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित होने लगती है। इस अवस्था में माता पिता को उसे अपने कार्यों को स्वयं करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके कार्यों में हस्तक्षेप ना करते हुए उसे स्वयं कार्य करने के लिए अवसर और साधन उपलब्ध कराने चाहिए। इस प्रकार शैशव, बचपन और बाल्यावस्था में
विकासात्मक कार्य में जो विशेषताएं देखी जाती हैं उनकी आज हमने चर्चा की। अगले चरण में हम अगले वीडियो के माध्यम से किशोरावस्था और युवावस्था में होने वाले विकासात्मक कार्यों का उल्लेख करें। धन्यवाद।